यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन, यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन जो है वो बेटा दो तरह के काम कर रहा है, दो तरह के होम्योस्टेसिस को कर रहा है। एक एक्सक्रीशन एंड सेकेंडली ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में ही आपको मैंने बताया था। व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज़ एक्चुअली रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जो मेनली मेटाबॉलिक वेस्ट है जिसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वो एक्सक्रीशन यूरिनरी सिस्टम करता है। एंड सेकेंडली ऑस्मोरेगुलेशन, एंड ऑस्मोरेगुलेशन you know better about this कि osmoregulation is actually removal of water, या आप कह सकते हैं सॉरी बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट लेवल, या आप कह सकते हैं सोल्यूट लेवल इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है दैट एक्चुअली मेंटेन बोथ दीज होम्योस्टेसिस इन अ नैरो रेंज। इसको हम देखेंगे तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे व्हाट इज़ यूरिनरी सिस्टम, व्हाट आर देयर मेन पार्ट्स, इसके अंदर क्या क्या इसके मेन कंपोनेंट्स हैं या क्या क्या इसके मेन ऑर्गन हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट हाउ आवर यूरिनरी सिस्टम परफॉर्म दीज टू होम्योस्टेसिस, कैसे इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करता है, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी को देखेंगे और लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन, how our urinary system actually maintaining our water and salt level as well as removal of metabolic waste। सबसे पहले अगर हम देखें तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर मेनली अ पेयर ऑफ किडनीज होती हैं। यूरिनरी सिस्टम में सबसे पहले जो मेन ऑर्गन्स हैं दैट आर पेयर्स ऑफ किडनीज। देन अगर हम सेकेंडली बात करें तो किडनी के अंदर किडनी के साथ एक ट्यूब जा रही होती है दैट इज़ कॉल्ड एज यूरेटर, क्योंकि जब मेनली हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है दैट इज़ इन्वॉल्व इन द यूरिन प्रोडक्शन, तो जो यूरिन बनता है एक्चुअली वो किडनीज़ में बनता है और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे वो बनता है। फिर यूरेटर ट्यूब्स होती हैं जो कि इसको यूरिन को जो है वो लेकर जाती हैं इनटू अनदर मस्कुलर ऑर्गन, जो कि इसके बाद यूरेटर ट्यूब्स ओपन हो जाती हैं इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। उसमें ये दोनों ट्यूब्स ओपन हो जाती हैं, दिस इज़ यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है। इसके बाद एक आगे ट्यूब होती है विच कैरीज यूरिन आउटसाइड या एक्सक्रीट यूरिन आउटसाइड ऑफ द बॉडी या एलिमिनेट यूरिन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, दैट इज़ यूरिथ्रा। इसके बाद अगर हम बात करें फर्दर तो देर इज़ ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी, और किडनी को जो है वो ब्लड सप्लाई दी जाती है, ऊपर से एक्चुअली आ रही होती है लार्ज ब्लड वेसल, और उसी ब्लड वेसल से जो है वो सप्लाई किडनीज़ को दी जाती है। एंड दिस रेड वन इज़ एक्चुअली रीनल आर्टरी, और इसके साथ डेफिनेटली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वापस लेके जाने के लिए देयर आर यूरिनरी एक्चुअली रीनल वेन्स आर प्रेजेंट। सो दिस वन इज़ एक्चुअली रीनल वेन एंड दिस रेड वन इज़ रीनल आर्टरी। दिस इज़ एक्चुअली अ होल यूरिनरी सिस्टम जिसके अंदर पेयर्स ऑफ किडनीज हैं, देन द यूरेटर्स ट्यूब्स, and then a sac-like structure known as urinary bladder, and then another tube which is called as urethra. Next अगर हम देखें because of the importance of kidney इसमें मेन फंक्शनल आप कह लें कि ऑर्गन है जो कि यूरिन बनाती है। बाकी जो है वो कैरियर हैं यूरिन को आउटसाइड ऑफ द बॉडी एलिमिनेट करने के लिए या स्टोर करने के लिए ऑर्गन मौजूद हैं। बाकी जो किडनी है दैट इज़ एक्चुअली मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ यूरिनरी सिस्टम या मेन फंक्शनल ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। सो इसकी एनाटॉमी को हम डिस्कस करेंगे। सो अगर हम एक किडनी को देखें, अ किडनी इज़ अ बीन शेप स्ट्रक्चर, जैसे आपने सुना है बीन्स जो हैं दैट इज़ एक्चुअली पल्सिस, जो बीन्स होते हैं मोस्टली हम लोबिया जो है उसको हम बीन्स बोलते हैं। सो लोबिया की तरह इसकी शेप है। एंड अगर हम इसमें देखें फर्दर तो इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवर होता है विच इज़ नोन एज
फाइब्रस कैप्सूल। और अगर हम किडनी के साइज़ की बात करें तो किडनी का जो साइज़ है, इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो किडनी इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। और अगर हम इसकी विड्थ की बात करें, इसकी चौड़ाई की बात करें, तो किडनी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर इन विड्थ होती है। इसके बाद अगर हम इसके वेट की बात करें, जो अप्रॉक्सीमेटली जो एवरेज वेट है एक किडनी का, दैट इज़ अबाउट 120 ग्राम। ये बेटा बातें जो ये यूनिट्स होती हैं, खासकर नंबर्स की फॉर्म में जो चीज़ें गिवन होती हैं, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसको आपने याद रखना है। वेट जो है वो एक किडनी का अप्रॉक्सीमेटली एवरेज वेट 120 ग्राम्स होता है। इसके बाद जो इसकी लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होती है, और जो विड्थ होती है एक किडनी की, दैट इज़ अबाउट 5 सेंटीमीटर। So these are actually the different size of the in the different dimensions. और next अगर हम बात करें internal structure of kidney, तो internal anatomy के लिए हम एक और डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं, उससे हम देखेंगे कि किडनी के इंटरनली कैसे नज़र आती है। अगर हम एक किडनी की डायसेक्शन लें तो किडनी जो है वो पहले ही मैं बता चुका हूँ, एक बीन शेप स्ट्रक्चर है इस तरह का, और इसके बाहर जो है वो कवरिंग जो है वो फाइब्रस कैप्सूल की है। अगर हम इंटरनली देखें तो आपको किडनी के दो पार्ट्स नज़र आते हैं, वन इज़ द इनर पार्ट, वन इज़ द आउटर पार्ट। जो आउटर पार्ट होता है ये नॉर्मली क्या है, इसका जो आउटर पार्ट है, जो इसकी कन्वेक्स साइड है, दिस वन इज़ द एक्चुअली कन्वेक्स साइड ऑफ किडनी। जो किडनी की कन्वेक्स साइड है, इस साइड पे जो आउटर पार्ट है that is called as renal cortex and that is darkly red in color। ये डार्क रेड इन कलर होता है। और अगर जो इनर पार्ट आप देखेंगे किडनी का, अगर हम डायसेक्ट करके देखें, उसको काट के देखें अंदर से, तो वो थोड़ा सा पेल रेड कलर, थोड़ा सा लाइट रेड कलर नज़र आएगा आपको। और उस पेल रेड कलर को जो रीजन है दैट इज़ कॉल्ड एज रीनल मेड्यूला। इस रीनल मेड्यूला के अंदर जो इंटरनल पार्ट है वो एक कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड दोज कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज रीनल पिरामिड्स। वो इस तरह के कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस वन, दिस इज़ एक्चुअली रीनल पिरामिड, दीज आर रीनल पिरामिड्स। अगर बेटा रीनल पिरामिड्स को आप देखें तो इट इज़ एक्चुअली cone shaped structure like this. This is actually a renal pyramid. So renal pyramids जो हैं, they are actually fused together like this and form a cavity here, actually a sac like structure where actually urine is collected। and इस side पे जो है, this is actually concave side of kidney, concave side of kidney। इस कनकेव साइड से ये जो पिरामिड्स हैं, रीनल पिरामिड्स, यहाँ से एक ट्यूब जनरेट होती है विच इज़ एक्चुअली द बेस ऑफ यूरेटर्स। उस ट्यूब को बेटा हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। सो दिस इज़ एक्चुअली रीनल पेल्विस। जो एक्चुअली जो यूरिन आता है कलेक्ट हो, यहाँ पे आके इकट्ठा होता है और यहाँ से फिर रीनल पेल्विस में आता है। इसको हम फर्दर देखेंगे इंशाल्लाह एट द एंड, जब हम फर्दर किडनी की जो यूरिन प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको जब हम देखेंगे तो उसमें हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ दिस कनकेव साइड इज़ एक्चुअली हैव दिस डिप्रेशन फ्रॉम वेयर रीनल पेल्विस इज़ originated। दिस पार्ट इज़ आल्सो कॉल्ड एज hilus region, hilus of kidney, from where blood vessels like I already discussed, renal artery, renal vein, as well as our nervous system part like nerves are enter into the kidneys। इसके बाद अगर बेटा हम किडनी को मज़ीद देखें तो किडनी के अंदर जो मेन फंक्शनल यूनिट है दैट इज़ नेफ्रॉन। द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन को ही अब हम
फर्दर देखेंगे कि एक नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और जो वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है किडनी के लिए। सो बेटा सबसे पहले अगर हम देखें तो जो नेफ्रॉन्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन टू पार्ट्स ऑफ द किडनी, वन इन द रीनल कॉर्टेक्स रीजन एंड सेकेंडली नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन रीनल मेडुला रीजन। एंड रीनल मेडुला जो मेन पार्ट है वो है उसका रीनल पायरामिड रीजन। रीनल पायरामिड में जो है वो नेफ्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं। अगर हम नेफ्रॉन्स को देखें बेटा तो ये देखें दिस पार्ट विच इज़ एक्चुअली रीनल पायरामिड एंड दिस इज़ द जंक्शन बिटवीन रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल पायरामिड। दिस रीजन is actually junction between renal cortex and renal medulla. So some of the nephrons are present in the renal cortex region and some of the nephrons are present in renal pyramid region, and altogether the total number of nephrons present in kidneys are in millions. Millions of nephrons are present in each kidney. So अगर हम उसको देखें तो यहाँ पे मैं नेफ्रॉन को बना रहा हूँ। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे अभी। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रफ सी डायग्राम बना रहा हूँ। कुछ नेफ्रॉन्स जो हैं देखें इससे बाहर, अगर यहाँ से ये मैंने ली है डायसेक्शन, तो यहाँ से बाहर जो है रीनल कॉर्टेक्स है, तो ये रीनल कॉर्टेक्स का नेफ्रॉन हो गया। दिस वन इज़ द नेफ्रॉन ऑफ रीनल कॉर्टेक्स, जिसका देखें अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड अनदर नेफ्रॉन इज प्रेजेंट लाइक इन रीनल मेडुला। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन एक्चुअली these are the two types of nephrons which are present in the two different parts of the kidneys. So these are actually named as juxtamedullary and cortical nephrons. The nephrons which are present in the cortical region of the kidney that are called as cortical nephrons. These are the cortical nephrons, and this one is actually juxtamedullary nephrons, and these two nephrons have the different role in the kidney, and both हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। We will discuss it about how they actually functional differently from each other. So इसको हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। सो अभी बेटा हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आ नेफ्रॉन। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक उसकी डायग्राम ड्रॉ करूँगा। अगर हम एक नेफ्रॉन को देखें तो ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। वन इज़ कॉल्ड एज नॉन ट्यूबुलर पार्ट, एक उसका नॉन ट्यूबुलर पार्ट होता है, एंड वन इज़ कॉल्ड एज ट्यूबुलर पार्ट। तो सबसे पहले अगर हम देखें नॉन ट्यूबुलर पार्ट को, सो सबसे पहले जो नॉन ट्यूबुलर पार्ट है दैट इज़ स्टार्टेड विद द कप शेप स्ट्रक्चर। दिस इज़ कप शेप स्ट्रक्चर known as Bowman capsule. This is the first non-tubular part of the nephron. Secondly, this non-tubular part further consists of network of capillaries known as glomerulus. Glomerulus जो है that is a network of capillaries. This is the network of capillaries known as glomerulus. So these are actually two non-tubular parts of a nephron, which is also called as renal corpuscle. इसको दूसरा नाम दिया जाता है renal corpuscles, which is actually non-tubular part को हम renal corpuscle भी कहते हैं। अब देखिए जो blood इंटर हो रहा है into the nephron, वो एक साइड से इंटर हो रहा है और दूसरी साइड से वो लीव कर रहा है। So actually हम जो blood vessel इंटर हो रही होती है that is called as afferent या afferent arteriole। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि रीनल आर्टरीज जो हैं वो क्या हो रही होती हैं, इंटर हो रही होती हैं किडनीज में। डेफिनेटली फिर वो डिवाइड करके डिफरेंट स्मॉलर ब्लड वेसल्स बनाती हैं विच आर कॉल्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दैट कैपिलरीज और arteries, or you can say that arterioles. So one of that arteriole is called as afferent arteriole, and which is actually entering into the nephron, and which
the blood vessel which is leaving the nephron is known as efferent arteriole. You can remember it very easily, like efferent is starting with E, so E mean exit. So one is entering into the nephron, another one is leaving the nephron. So what is the purpose? Why I made this broader and why I made this little bit narrowed? Because of their functioning. We will discuss it in the later segment in which we actually discuss about the functioning of the kidney or functioning of the nephron. अगर हम further देखें, the further part अगर हम देखें nephron का, which is actually a tubular part, तो tubular part को हम देखें तो which is started with the proximal convoluted tubule. This one is actually proximal convoluted tubule, and the next part of tubular part of nephron is actually a loop of Henle, which is another part. This one is actually called as loop of Henle. This is proximal convoluted tubule, this is loop of Henle. अब loop of Henle बेटा दो parts होते हैं, one is coming down and one is coming up. So the down part of loop of Henle, which is going down, is called as descending loop of Henle, and another part जो tubular part है जो ऊपर जा रहा है, that is called as ascending loop of Henle. So both are collectively known as loop of Henle. दोनों को हम क्या कहते हैं? Loop of Henle. So this is actually non-tubular part of nephron, and it is also known as, like जैसे हमने इसको कहा था, this is tubular part of nephron, जैसे हमने नॉन ट्यूबुलर पार्ट को कहा था रीनल कॉर्पसल, तो इसको भी हम एक स्पेसिफिक नाम देते होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल इज़ एक्चुअली ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. अगर हम फर्दर देखें तो जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, दैट ओपन्स इनटू another tubular part which is called as distal convoluted tubule. Then that distal convoluted tubule opens into another tubular part which is called as collecting duct. Collecting duct is actually attached with many nephron at the same time. So इधर भी नेफ्रॉन अटैच हुआ होगा, इधर भी अटैच हुआ होगा, इधर भी अटैच हुआ होगा, इधर भी एंड सेम हेयर. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज collecting duct. So this is actually a brief anatomy of a nephron. So this is complete tubular part and this one is non-tubular part. अगर हम फर्दर देखें कि फंक्शन कैसे करता है नेफ्रॉन, so how actually nephron do function of nephron. अगर हम फंक्शनिंग को देखें तो बेटा ये दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. समटाइम्स कहा जाता है राइट डिटेल नोट ऑन फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आस्क लाइक व्हाट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ किडनी. डिस्कस डिटेल नोट ऑन राइट डिटेल नोट ऑन फंक्शनिंग ऑफ किडनी. सो इसको आपने ज़रूर याद रखना है, उसमें आपने यही बातें लिखनी है. अगर हम नेफ्रॉन की फंक्शनिंग की बात करें तो 3 स्टेप्स में होती है. नेफ्रॉन फंक्शंस in 3 steps. First step is pressure filtration. Second step is selective reabsorption. And the third step of nephron functioning is secretion, tubular secretions. सबसे पहले जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, 9th क्लास में भी आपने देखा था कि जो हमारा ब्लड होता है दैट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड ऑल अदर वेस्ट मटेरियल एज वेल एज वाटर एज वेल एज ग्लूकोज एंड ब्लड सेल्स. ये सारा कुछ ब्लड का हिस्सा होता है. और जो बेटा मेन फंक्शनिंग स्टार्ट होती है नेफ्रॉन की, दैट इज़ फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन. अब प्रेशर फिल्ट्रेशन की वजह से जो ब्लड में से मटेरियल्स होते हैं
ख़ासकर जिन चीज़ों को मेंटेन करना है, जिनकी होम्योस्टेसिस करनी है, उसमें हमने बात की थी कि यूरिनरी सिस्टम दो काम करता है, एक वो एक्सक्रीशन करता है, सेकेंडली वो ऑस्मो रेगुलेशन करता है। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रेशर फिल्ट्रेशन के रिज़ल्ट में जो ब्लड है उससे तमाम के तमाम जो वेस्ट है और एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा। इस स्टेप को हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन कैसे होती है इसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जब ब्लड इंटर होता है थ्रू एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल से जो है वो ब्लड इंटर होता है इनटू द नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का जो नॉन ट्यूबुलर पार्ट है ग्लोमेरुलस, इसमें आ जाता है। ग्लोमेरुलस हमने देखा है, ग्लोमेरुलस इज़ एक्चुअली अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस जो है दैट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस में प्रेशर की वजह से जो है वो ब्लड को फिल्टर किया जाता है, उसमें से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है और एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब ये प्रेशर जनरेट कैसे होता है? एक्चुअली मैंने पहले बताया था आपको कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं इनका डायामीटर ज़्यादा होता है और जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं इनका डायामीटर रिलेटिवली कम है। देखिए, इसका डायामीटर, इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई कम है। सो होगा क्या कि जब एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड इंटर होगा ग्लोमेरुलस में तो फिर प्रेशर जनरेट होगा। क्यों प्रेशर जनरेट होगा? कि जो ब्लड है यहाँ से मूव करके यहाँ से निकल रहा होगा। अब क्योंकि पीछे से डायामीटर इस आर्ट्रियोल का ज़्यादा है, एफरेंट आर्ट्रियोल का, और इफरेंट आर्ट्रियोल का डायामीटर है कम, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको पाथ कम मिलेगा, रास्ता कम मिलेगा, तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा क्योंकि आगे जो पीछे से ब्लड ज़्यादा आ रहा होगा, आगे निकलने का रास्ता तंग है या आप कह लें कि नैरो डाउन है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा। क्यों हाइड्रोस्टैटिक? जो ब्लड है वो एक्चुअली लिक्विड है, वो प्रेशर जनरेट करेगा। प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन हो जाएगी। कैसे होगी? यहाँ से ब्लड से जो कंपोनेंट्स हैं जो कि एक्चुअली हमने किडनी ने हमारी ने फ़िल्टर करने होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें ग्लोमेरुलस से निकलकर बोमेन कैप्सूल में आ जाती हैं। ब्लड वेसल से निकल गए हैं और बाहर जो कप शेप स्ट्रक्चर है बोमेन कैप्सूल उसमें आ गए हैं। अब जो चीज़ बाहर आई है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ प्रेशर फिल्ट्रेशन, और क्योंकि क्योंकि ग्लोमेरुलस इसमें इन्वॉल्व है तो वो जो बाहर फिल्ट्रेशन हुई है इसको हम बेटा कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, या इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ये क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है ये बोमेन कैप्सूल में है। अब बेटा जो नॉन ट्यूबुलर पार्ट है इसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है और ये किस में इन्वॉल्व है? शाबाश, प्रेशर फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व है। तो इसकी हेल्प से जो है वो प्रेशर फिल्ट्रेशन हो गई है। अब फ़िल्टर कर लिया गया ब्लड से जो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर और सारी चीज़ें रिमूव हो गई हैं। अब क्योंकि जो फिल्ट्रेट आया है उसमें कुछ काम की चीज़ें भी हैं, उसमें बहुत सारे आइंस हैं, उसमें ग्लूकोज भी थोड़ा बहुत है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, जो वाटर है ख़ासकर, तो वो एसेंशियल है बॉडी के लिए। तो हमारा नेफ्रॉन ये अलाउ करता है कि जो फिल्ट्रेट है उसमें से अगर कोई चीज़ काम की है तो उसको वापस ब्लड में ऐड करना है, और क्योंकि जो चीज़ काम की है सिर्फ उसको ऐड करना है, बाकी जो वेस्ट है, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है या एक्स्ट्रा वाटर है, उसको वापस ऐड नहीं करना। तो उसके लिए जो नेक्स्ट नेफ्रॉन फंक्शन रोल प्ले करता है, नेक्स्ट जो उसकी फंक्शनिंग है उसका स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, कि जो भी चीज़ें इस फिल्ट्रेट में आ गई हैं उसमें से जो भी काम की चीज़ है उसको वापस रीअब्जॉर्ब करना है, उसको वापस ब्लड वेसल में ऐड कर देना है, ब्लड का हिस्सा बन जाएगा वो। सो बेटा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट यहाँ पे बनने के बाद आगे मूव करता है और फिर इसकी स्टार्ट हो जाती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब इस सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर जो भी चीज़ विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, फॉर द ब्लड,
फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, उसको वापस क्या कर लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसमें तकरीबन 99% जो फिल्ट्रेट है उसमें से जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वापस रीअब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। इस रीअब्जॉर्प्शन पर्पस के लिए जो डेफिनेटली वापस रीअब्जॉर्ब होगा ब्लड वेसल्स के अंदर, वापस ब्लड वेसल्स में ऐड किया जाएगा। तो जो ये इफरेंट आर्ट्रियोल है ये आगे जाकर सराउंड करता है होल नेफ्रॉन को। ये तमाम के तमाम नेफ्रॉन को इसने क्या किया होता है, सराउंड किया होता है। एंड दीज आर स्मॉलर कैपिलरीज विच एक्चुअली सराउंड्स होल नेफ्रॉन। इसका बेटा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हायर क्लासेस के अंदर इनके नाम होते हैं, मैं वैसे मेंशन कर रहा हूँ। एंड दैट आर एक्चुअली कॉल्ड एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जो कि यहाँ से निकल रही है, और फिर जो नीचे लूप ऑफ हैनले को सराउंड कर रही है, इस कैपिलरी को हम वेज़ा रेक्टा बोलते हैं, लेकिन आपको ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा अब हम देखेंगे कि कैसे रीअब्जॉर्प्शन होती है। एंड दैट रीअब्जॉर्प्शन इज़ एक्चुअली सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसके अंदर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी। ये नहीं होगी कि तमाम की तमाम चीज़ें दोबारा जो फिल्ट्रेट है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उसमें से सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ जो है वो रीअब्जॉर्ब होगी। अब देखें होगा क्या, फिल्ट्रेट मूव करेगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के में जो है वो मैक्सिमम क्या हो जाएगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी। आलमोस्ट 99% जो है वो फिल्ट्रेट में से जो चीज़ें काम की हैं उनको सिलेक्टिवली सिलेक्ट करके कि भाई इसको रीअब्जॉर्ब करना है, इसको नहीं करना, उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब बेटा जैसे मैंने पहले बताया, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उसमें वाटर भी है। अगर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को हम देखें, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर वाटर भी है, इसमें सॉल्ट्स भी हैं, इसमें डेफिनेटली सॉल्ट्स की तरह आयंस भी मौजूद हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब 9th क्लास में बेटा आपने पढ़ा था कि जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, इसके अंदर कोई भी मूवमेंट किसी भी चीज़ की हमारी बॉडी में सेल के बाहर या आउट ऑफ द सेल जानी है, कोई भी चीज़ सेल के अंदर आनी है या बाहर जानी है, उसके लिए मूवमेंट्स होती हैं। और वो जो मूवमेंट्स होती हैं वो दो तरह की होती है, या तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ATPs एनर्जी यूज़ होती हैं, और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन इजीली चीज़ मूव करती है। अगर हम बेटा वाटर की बात करें तो ये इजीली मूव करता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज़ द टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच इज़ एक्चुअली मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन through the permeable membrane is known as osmosis. So बेटा जो वाटर है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से जो है वो ब्लड वेसल में ऐड किया जाएगा फिल्ट्रेट से। लेकिन अगर सॉल्ट को मूव करवाना है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से अगर सॉल्ट को मूव कराना है तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट होगी दैट विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स एनर्जी टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम फिल्ट्रेट टू एंड ऐड इट इनटू द ब्लड वेसल्स। तो इसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। इसी तरह आयंस की भी मूवमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगी, और वाटर की जो मूवमेंट होगी वो होगी ऑस्मोसिस से। ये आपने याद रखनी है, ये बातें मेंशन करनी है जब आप लिख रहे होंगे अबाउट सेकंड स्टेप ऑफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, कि जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है उसके अंदर चीज़ें रीअब्जॉर्ब होते हैं, एंड दैट इज़ सिलेक्टिव प्रोसेस, और the movement and the reabsorption of water is take place with the help of osmosis, and the reabsorption of salts happens with the help of active transport. So these are the two actually basic movements जिसके through जो है वो selective reabsorption हो रहे हैं। अब बेटा 99% जो हमने लास्ट में बात कर रहे थे absorb हो जाएगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, और बाकी जो फिल्ट्रेट होगा वो फॉरवर्ड मूव कर जाएगा इनटू द नेक्स्ट ट्यूबुलर पार्ट विच इज़ लूप ऑफ हैनले। अब बेटा यहाँ पे जो है अक्सर MCQs भी पूछा जाता है इसके बारे में, ये आपने याद रखना है। अब जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर।
यहाँ पर जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है दैट विल रीअब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब फिल्ट्रेट से निकलेगा और वापस ब्लड वेसल में ऐड हो जाएगा। इस मूवमेंट बेटा कंट्रोल किया जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी और वाटर दोबारा से ब्लड वेसल में ऐड किया जाएगा। इसके बाद सॉल्ट जो है वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो ऊपर जा रहा है दैट एब्जॉर्ब सॉल्ट, जो डिसेंडिंग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है दैट रीअब्जॉर्ब सॉल्ट्स विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उसमें फिर डेफिनेटली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूटिलाइज होगी। अब बेटा सवाल ये आ जाता है, ये जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है ना, इस पे डिपेंड करता है बॉडी की कंडीशन के ऊपर, क्योंकि अगर बॉडी को रिक्वायर है तो तब ये चीज़ें रीअब्जॉर्ब होंगी, अगर नहीं रिक्वायरमेंट तो फिर ये रीअब्जॉर्ब नहीं होंगी। अब ये कब रीअब्जॉर्ब होती हैं, कब रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है ये ख़ास कर ये गर्मियों में ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मियों में हमारी बॉडी को ज़्यादा वाटर रिक्वायर होता है और उसमें ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है ताकि बॉडी के अंदर जो वाटर है उसमें उसका जो है वो लेवल बरकरार रहे। तो बेटा जो ऑस्मो रेगुलेशन है यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है, ऑस्मो रेगुलेशन यहाँ पे करती है। ख़ास कर ये लूप ऑफ हेनले जो पार्ट है इसके अंदर ख़ास कर ऑस्मो रेगुलेशन होती है। और ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है, अगर बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है तो फिर क्या करेगा लूप ऑफ हेनले, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है इससे वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाया जाएगा। लेकिन ये रीअब्जॉर्प्शन खुद से नहीं होती, यहाँ पे बेटा हार्मोन्स का रोल होता है। एक हार्मोन हम इंशाल्लाह एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे कि जो मेन हार्मोन है विच प्ले इम्पोर्टेंट रोल या विच प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज़ ADH। बेटा ADH जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है और वो आकर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, उसका जो टारगेटेड सेल होते हैं वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के सेल्स होते हैं, उनके ऊपर वो अफेक्ट करता है। और इन रिटर्न अगर वाटर, ज़ाहिर सी बात है जब पानी कम होता है तब ये ADH रिलीज़ होता है और वो आकर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर एक्ट करता है और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वापस जो है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है फ्रॉम ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से। इसके बाद बेटा अगर सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है, सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करवाना है, तो वो मैंने बता दिया कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करता है। तो उस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जो सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन है वो कौन करवाता है, वो एक और हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन। ये बेटा हम इंशाल्लाह एड्रीनल ग्लैंड में देखेंगे। एल्डोस्टेरॉन जो है वो एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज़ किया जाता है। और अगर हम एड्रीनल ग्लैंड को देखें तो एड्रीनल ग्लैंड हमारे किडनीज के ऊपर ही मौजूद होते हैं। दिस इज़ एक्चुअली एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो कहाँ पे होते हैं, शाबाश, किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से बेटा जो है वो डायरेक्टली एल्डोस्टेरॉन को किडनीज में रिलीज़ कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो एल्डोस्टेरॉन आएगा और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के जो सेल्स होंगे वो उसके टारगेटेड सेल्स होंगे, उनको वो स्टिमुलेट करेगा कि वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करें फ्रॉम फिल्ट्रेट और उसको वापस डाल दें ब्लड के अंदर ताकि जो सॉल्ट का लेवल है जो है वो बरकरार रहे। अब बेटा देखें, जब वाटर बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और सॉल्ट भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसके रिज़ल्ट में क्या होगा, इसके रिज़ल्ट में जो यूरिन प्रोड्यूस होगा, देखें आगे जाके ये यूरिन बन जाता है, जो भी फिल्ट्रेट बचेगा जब वो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाता है तो जो फिल्ट्रेट बचता है उसको हम यूरिन कहना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर जो यूरिन होगा वो हाइपोटोनिक यूरिन होगा, उसके अंदर वाटर कम होगा और सल्यूट्स ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से हम कहेंगे कंसनट्रेटेड यूरिन बना है। तो ये बेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो कंपैरिजन आते होते हैं, डिस्कस हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक यूरिन फॉर्मेशन। तो हाइपरटोनिक यूरिन फॉर्मेशन कब होता है, जब वाटर के बॉडी के अंदर कम होता है और रीअब्जॉर्प्शन होती है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। अगर बेटा यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, उससे क्या होगा, फिल्ट्रेट के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज़ किया जाएगा और एज अ रिज़ल्ट जो यूरिन होगा वो
डाइल्यूट होगा और इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक यूरिन फॉर्मेशन। ये आपका इसी के साथ आगे ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनीज में ये टॉपिक दिए हुए हैं, इसको मैंने यहीं पे डिस्कस कर दिया, इसको आप देख लीजिएगा। ओके जी, नेक्स्ट जो है बेटा फिल्ट्रेट आएगा, सॉल्ट रीअब्जॉर्ब में करना है या नहीं करना, अगर हो गया है तो फिर जो फिल्ट्रेट है वो फॉरवर्ड मूव करेगा और पहुंचेगा सीधा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी जो है बेटा वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ से भी जो मेन जो कंपोनेंट रीअब्जॉर्ब होगा वो होगा वाटर, फिल्ट्रेट से मूव कर जाएगा इनटू द ब्लड वेसल्स और जो है वो फिर बाकी फिल्ट्रेट इंटर हो जाएगा इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसमें जो फिल्ट्रेट आ गया है इसको हम कहेंगे यूरिन। लेकिन इधर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इस फिल्ट्रेट के अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं एंड दैट इज़ एक्चुअली द थर्ड स्टेप ऑफ नेफ्रॉन फंक्शनिंग, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। देखें यहाँ से कुछ ब्लड वेसल से जो है वो कुछ चीज़ें कहाँ पे ऐड हो जाएंगी, इनटू द नेफ्रॉन, और कहाँ पे ऐड होंगी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और इसको बेटा हम कहेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एज वेल एज फॉर द ट्यूबुलर सिक्रीशंस। ट्यूबुलर सिक्रीशंस, और इन ट्यूबुलर सिक्रीशंस में बेटा क्या क्या चीज़ होती है, इस ट्यूबुलर सिक्रीशन में नॉर्मली यूरिया, कैरेटिनिन, इसके अलावा अदर आयंस होते हैं। अब इस ट्यूबुलर सिक्रीशन का मकसद क्या है? ट्यूबुलर सिक्रीशन का मकसद ये है बेटा कि जो ब्लड है उसकी पीएच को मेंटेन करना है। जो ब्लड की पीएच होती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7.45। सो उस पीएच को मेंटेन करने के लिए ट्यूबुलर सिक्रीशंस की जाती हैं एंड दैट अकर्स एट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो बेटा अगर हम ट्यूबुलर सिक्रीशन के बाद देखें तो यूरिन फॉर्मेशन हो गई है। अब अगर हम इसको समराइज करें इस पूरे तीनों फंक्शनिंग को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है दैट अकर्स एट ग्लोमेरुलस एंड देन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है एंड द थर्ड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज ट्यूबुलर सिक्रीशंस। इन द लास्ट, अब बेटा अगर हम लास्ट में देखें यूरिन जो है वो रीनल पेल्विस तक कैसे पहुंचता है, रीनल पेल्विस ये है, इस तक कैसे पहुंचता है। देखें जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स ज्वाइन करके पेपलरी डक्ट बनाती हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे रीनल पायरामिड में ये नेफ्रॉन एक्चुअली मौजूद होते हैं। तो ये ऐसे किसके साथ अटैच हुए होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स के साथ। सो दीज कलेक्टिंग डक्ट्स, देयर आर सो मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स from different, and that collecting ducts enters into the papillary duct that combines to form, these are all collecting ducts, these all combines to form papillary duct। अब बेटा देखो papillary ducts यहाँ पे डेफिनेटली ये इसका एंड है रीनल पायरामिड का, यहाँ से यूरिन जो है निकलेगा इस रीजन में आएगा, इसके नीचे जो रीजन है इसको हम रीनल साइनस बोलते हैं, यहाँ पे आएगा और यूरिन यहाँ से मूव करता हुआ रीनल पेल्विस में आएगा। रीनल पेल्विस से फिर हमें पता है नीचे यूरिटर्स मौजूद होती हैं, यूरिटर्स उसको लेके जाएंगी, सीधा जाकर स्टोर करेंगे इन द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर बॉडी से जो है वो यूरिन एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है बेटा, इसको मैं छोटा सा यहाँ पे बना देता हूँ कि नेफ्रॉन से यूरिन फॉर्मेशन होती है तो वो कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं। collecting ducts combines, many collecting ducts combines to form papillary duct, and papillary ducts opens into renal pelvis। इधर और भी बहुत सारी दो मेन ट्यूब्स होती हैं जिनको हम माइनर कैलिसिस और मेजर कैलिसिस कहते हैं, लेकिन वो क्योंकि सेकेंड ईयर और हायर क्लासेस का पार्ट है, आई एम नॉट गोना डिस्कस दैट। तो इसको आपने याद रखना है बेटा, नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग से पेपलरी डक्ट, पेपलरी डक्ट से रीनल पेल्विस एंड रीनल पेल्विस टू यूरिटर्स, यूरिटर्स टू यूरिनरी ब्लैडर, फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू यूरिथ्रा, फ्रॉम यूरिथ्रा टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। सो दिस इज एक्चुअली द होल anatomy and the functioning of kidney।
अब आप देखें इसमें क्या हुआ है कि जो यूरिन फॉर्मेशन हो गई है, अब उस यूरिन के अंदर अगर तो वाटर भी है, एक्स्ट्रा वाटर है तो वो रिमूव हो गया है हाइपोटोनिक यूरिन फॉर्मेशन की फॉर्म में, और अगर बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा है तो तब हाइपोटोनिक यूरिन फॉर्मेशन, और जब वाटर कम है तो हाइपरटोनिक यूरिन फॉर्मेशन। सिमिलरली बहुत सारी ट्यूबुलर सिक्रीशंस और बाकी सिक्रीशन के रिज़ल्ट में ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है ये भी यूरिन में आ गए। अब बेटा अगर हम यूरिन की कंपोजिशन की बात करें, अब अगर हम यूरिन की कंसंट्रेशन की बात करें तो ये बेटा मोस्टली ये एक टेबल बना हुआ है आपकी बुक के ऊपर। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़ पर्पस। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि एक यूरिन की जो कंपोजिशन है वो क्या होती है। अगर हम एक यूरिन की कंपोजिशन की बात करें, सो देयर आर अबाउट, अगर एक यूरिन किसी पर्सन से कलेक्ट किया गया है, उसके यूरिन के अंदर देयर इज़ 95%, अगर टोटल जो यूरिन का वॉल्यूम है उसमें जो 95% जो है दैट इज़ वाटर, इसमें 9.3 ग्राम पर लीटर यूरिया मौजूद होती है विच इज़ एक्चुअली नाइट्रोजीनियस वेस्ट। थर्डली देयर इज़ 1.87 ग्राम पर लीटर ऑफ क्लोराइड आयंस। सिमिलरली 1.17 ग्राम पर लीटर ऑफ पोटेशियम आयंस, not potassium ions, sodium ions, 1.17 of sodium ions and 0.75 gram per liter potassium ions, or other compounds and ions are variable in composition. So बेटा ये आपने MCQs पर्पस के लिए याद रखना है। अक्सर ये MCQs पूछा जाता है, how much water is present in total volume in urine, तो ये 95% होता है। इसके बाद यूरिया जो है वो 9.3 ग्राम पर लीटर होता है। सिमिलरली क्लोराइड आयंस दैट इज़ 1.87 ग्राम पर लीटर। ये आपने सारी कंपोजिशंस याद रखनी है क्योंकि ये MCQs में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर ये टेबल आप याद कर लेंगे तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं इन योर एग्ज़ाम्स। इसके बाद बेटा अगर हम फर्दर चलें तो हम बात करेंगे अबाउट द प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी।